नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 9 में, जहां हम OFDM सिस्टम्स के बारे में और मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन सिस्टम्स के बारे में और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि ये स्पेक्ट्रली इनएफिशिएंट है, क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि दोनों जो बिन्स है, जब आप मल्टी कैरियर सिस्टम से ब्रेक करोगे, आप देखोगे, हमने पहले भी देखा है Fi जो है F0 प्लस आई बिन है, तो हर एक जो सब चैनल्स है दोनों नॉन ओवरलैपिंग है। तो जैसे इसकी बैंडविड्थ अगर जैसे हमने देखा था Bn है, तो नेक्स्ट वाली की I प्लस Bn, सेकेंड वाली की I प्लस 1 इंटू Bn, ऐसे करके हर एक सब कैरियर्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी और बैंड्स में एलोकेटेड है। और ताकि इन दोनों में कोई इंटरफ्रेंस ना हो, इन दोनों में कोई ओवरलैप ना हो, तो हम जनरली इसे गार्ड बैंड के द्वारा संबोधित भी कर सकते, बीच में एक गार्ड बैंड भी लगाते हैं ताकि दोनों फ्रिक्वेंसी बेस में कोई ओवरलैप ना हो। तो एक प्रॉब्लम इसमें ये स्पेक्ट्रली इनएफिशिएंट है, क्योंकि ये गार्ड बैंड पे डिपेंड करता है और आपकी जो बिन्स है वो अलग अलग है, तो उसकी वजह से आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो होती है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। रिक्वायर अ बैंक ऑफ फिल्टर विथ शार्प कट ऑफ, क्योंकि हर एक बिन को आप अलग अलग सेग्रीगेट करना चाहते हो, और जहां हमने बैंड पास फिल्टर या नैरो बैंड फिल्टर्स का प्रयोग किया है, तो हर एक फिल्टरिंग बहुत शार्प कट ऑफ होनी चाहिए, ताकि एक जो मल्टी कैरियर बिन है दूसरे मल्टी कैरियर बिन से ये ना हो, उसमें कोई ओवरलैप ना हो, उसमें कोई इंटरफ्रेंस ना हो। ध्यान रखिएगा, मैं ये बिन्स की बात कर रहा हूँ, एक जिसे आप एक सबस्ट्रीम के दूसरे सबस्ट्रीम में कोई इंटरफ्रेंस ना हो, क्योंकि आप हर एक सबस्ट्रीम को अलग अलग फ्रिक्वेंसी एलोकेट कर रहे हो, एडजेसेंट फ्रिक्वेंसीज एलोकेट कर रहे हो। अगर फिल्टर आपके कोई आइडियल फिल्टर्स ना होंगे तो उसकी वजह से हर एक बिन दूसरे बिन से इंटरफेयर करेगा। दिस स्कीम रिक्वायर्स एन इंडिपेंडेंट मॉडुलेटर्स एंड डिमॉडुलेटर्स, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर हमने एन इंडिपेंडेंट मॉडुलेटर्स और डिमॉडुलेटर्स का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर देखा आपने एन इंडिपेंडेंट मॉडुलेटर्स और एन इंडिपेंडेंट डिमॉडुलेटर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जो काफ़ी हद तक कंप्लेक्सिटी रिसीवर की बढ़ा देगी और वो इसको और एक्सपेंसिव बना देता है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का। तो जैसे हमने देखा कि हर एक जो बिन की जो बैंडविड्थ है वो 1 प्लस अल्फा प्लस ई हो जाएगी, क्योंकि अल्फा आपकी रोल ऑफ फैक्टर है, क्योंकि आप पल्स शेपिंग प्रोवाइड करोगे ट्रांसमीटर में, उसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हर एक बिन की बढ़ जाएगी। और सिंस आप हर एक दोनों बिन के बीच में कुछ गार्ड बैंड भी रखोगे ताकि एक बिन दूसरे बिन से इंटरफेयर ना करे, तो आपकी जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है पर बिन जो Bn हो जाएगी, वो यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस अल्फा प्लस बाई Tn हो जाएगी। और समझिए आपकी टोटल नंबर ऑफ बिन्स n है, तो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट आपकी हो जाएगी B इक्वल टू n इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस ई अपॉन Tn। तो आप इसमें देखोगे आपकी जो रोल ऑफ फैक्टर 1 है, और अगर ये स्पेसिंग जो एप्सिलॉन से मैंने डिनोट किया, गार्ड बैंड जिसे हम कह रहे हैं, वो भी है, उसकी वजह से आपकी जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है पूरी सिस्टम की, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये एक मेजर बॉटलनेक है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का। अगर आपकी डेटा रेट 1 गीगाबिट्स पर सेकंड भी है और आपको थ्योरेटिकली डेटा रेट जो रिक्वायरमेंट है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ है, बट आपकी रोल ऑफ फैक्टर की वजह से, अल्फा की वजह से और एप्सिलॉन की वजह से आपको टोटल बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ये एक मेजर प्रॉब्लम है मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन का, क्योंकि इसमें कोई ओवरलैप नहीं है और इसमें आपको गार्ड बैंड का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि एक मल्टी कैरियर स्ट्रीम दूसरे मल्टी कैरियर स्ट्रीम के साथ ओवरलैप ना करे। यह है कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स। अब हम अगर ये सिस्टम अगर इसको थोड़ा रिलैक्स कर दें और हम ये बोले कि अगर हम अलाउ करते सब कैरियर्स को और सब स्ट्रीम्स को ओवरलैप करने दे, अगर हम अलाउ कर देते सब स्ट्रीम्स को ओवरलैप करने दे, तो इसकी वजह से ये डायग्राम आपको नजर आएगा। तो ये जो पहला सिस्टम है वो कन्वेंशनल मल्टी कैरियर है, नॉन ओवरलैपिंग सब कैरियर्स, इसे हम कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन कहेंगे। और ये जो ओवरलैप है इसको हम आगे जाके देखेंगे, इसे हम ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना ध्यान रखिए, पहले वाला सिस्टम जो कन्वेंशनल मल्टी कैरियर है, जहां हम ये एश्योर करते हैं कि मल्टी कैरियर सिग्नल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और बीच में कोई गार्ड बैंड भी है, और इसकी वजह से टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो है n इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एप्सिलॉन बाय
Tn। अल्फा जो है जैसे मैंने बताया वो नाइक्विस्ट ISI क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए रेस्ट कोसाइन पल्सेस का प्रयोग करते हैं और अल्फा की वैल्यू जनरली 1 0 से ज़्यादा होती है। अगर मैंने ये सिस्टम ये कंडीशन रिलैक्स कर दी और मैंने ये अलाउ कर दिया कि सब कैरियर्स ओवरलैप कर सके एक दूसरे के साथ, तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आप किसी सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगी, तो जो दोनों के बीच में सब कैरियर स्पेसिंग है, यहाँ हम आगे जाके देखेंगे, ये हम जनरली 1/Tn रखते हैं और इसकी वजह से आप टोटल बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो n + अल्फा + एप्सिलॉन बाय Tn। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में बहुत अंतर है। अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत ही सिंपली n/Tn हो जाता है। अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो जब मैं सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू n/Tn हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात ये क्वेश्चन आपके मन में भी जनरेट हो रहा होगा, पहले केस में तो ओवरलैप नहीं हो रहा था, सेकंड केस में तो ओवरलैप हो रहा है। जब ओवरलैप हो रहा है तो ऑब्वियसली बात एक मल्टी स्ट्रीम दूसरे मल्टी स्ट्रीम के साथ इंटरफेयर करेगी, तो ये इंटरफेरेंस किस तरह से एलिविएट करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इसमें ये नजर आएगा, आपको आगे जाके इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा मैं, कि एज लॉन्ग एज ये दोनों जो सब कैरियर है, दोनों जो सबस्ट्रीम है, मल्टी कैरियर सबस्ट्रीम है, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है 1/Tn हो, Tn जो हमने मल्टी कैरियर सिंबल ड्यूरेशन जो पढ़ा था पहले वो हो, एज लॉन्ग एज ये स्पेसिंग अगर मैं मेंटेन कर रहा हूं दोनों के सबस्ट्रीम के बीच में, अगर इस स्पेसिंग में मेंटेन कर रहा हूं दोनों सबस्ट्रीम के बीच में, इवन इफ वो ओवरलैप कर फिर भी मैं इन दोनों को सेग्रीगेट कर सकता हूं रिसीवर पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये मैं आगे जाके इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि एज लॉन्ग एज द स्पेसिंग बिटवीन द टू सब कैरियर्स, दो सब कैरियर बीच में जो स्पेसिंग है ये 1/Tn है, मिनिमम स्पेसिंग 1/Tn है, तो इवन इफ दे आर ओवरलैपिंग, अगर फिर भी वो ओवरलैप कर रहे हैं तब भी मैं उसको रिसीवर पे सेग्रीगेट कर सकता हूं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बिकॉज नाउ अब इसकी वजह से सब कैरियर सब ओवरलैप कर रहे हैं तो आपकी टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफी कम हो गई है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम जहां पर सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं कर रहे थे। तो ये मैंने दर्शाया। तो देखिए अब मैं एज्यूम कर रहा हूं सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं और दोनों के बीच में जो मिनिमम स्पेसिंग है 1/Tn है। Tn जो है वो मल्टी कैरियर सिंबल ड्यूरेशन, आगे जाके हम देखेंगे इसे OFDM सिंबल ड्यूरेशन भी कहते हैं हम इसे, ये OFDM सिंबल ड्यूरेशन है और इसकी जो वैल्यू होगी Tn वो जनरली हम देखेंगे आगे जाके n/Ts है, वो आगे जाके देखेंगे हम, लेकिन ये जो Tn है ये OFDM सिंबल ड्यूरेशन है, हर एक मल्टी कैरियर सिस्टम उसके सिंबल ड्यूरेशन है और एज लॉन्ग एज दोनों सब कैरियर है उस बीच में स्पेसिंग जो है वो 1/Tn है, तो हम रिसीवर पे ये एश्योर कर सकते हैं कि हम ये दो सब कैरियर्स को अलग अलग कर सकते हैं और ये भी एश्योर कर सकते हैं कि ये दो सब कैरियर्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। इसलिए हम इसे ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, क्योंकि हम ये एश्योर कर रहे हैं even if the subcarriers are overlapping, as long as the minimum subcarrier spacing is 1/Tn, we can segregate the subcarrier at the receiver side। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। आप गौर से देखिएगा हर एक सबकैरियर का बैंडविड्थ फिर भी सेम है 1 + अल्फा + गैमा, बट क्योंकि सबकैरियर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था टोटल बैंडविड्थ इसकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 + अल्फा प्लस ये सॉरी ये क्योंकि हर एक सबकैरियर्स इसमें ओवरलैप कर रहे हैं तो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इसमें हो जाएगी n + अल्फा + गैमा बाय Tn, और n की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो जो टोटल बैंडविड्थ है रिक्वायरमेंट है वो b = n/Tn है, क्योंकि अगर n बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है अल्फा इसके मुकाबले, तो ऑब्वियसली बात है n/Tn हो सकती है। ये बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो ओवरलैपिंग सब कैरियर के साथ है वो काफ़ी कम है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ है, हम आगे भी देखेंगे, एज कम्पेयर टू सिंगल कैरियर सिस्टम, एज कम्पेयर टू मल्टी कैरियर कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस। तो इसका एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन जहां सब कैरियर ओवरलैप नहीं कर रहे थे एज कम्पेयर टू मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन जिसे हम OFDM कहेंगे आगे जाके, वो उसमें जब सब कैरियर ओवरलैप कर रहे हैं। तो कंसिडर अ मल्टी कैरियर सिस्टम विद Tn = 0.2 मिलीसेकंड। तो हमने यहाँ पर देखा Tn की वैल्यू हम दे रहे हैं 0.2 मिलीसेकंड। तो हमने ये एज्यूम किया है कि Tn की जो वैल्यू है वो Tm से बहुत ज़्यादा है। पहले हमने एज्यूम कर लिया कि Tn की जो वैल्यू है वो Tm से बहुत ज़्यादा है, तो चैनल में कोई इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस नहीं है। तो ये हमने ऑलरेडी बता दिया आपको, Tn की जो वैल्यू है वो Tm से कहीं ज़्यादा है।
और ये भी बताया है कि मिनिमल ISS बता दिया है, और ये भी बताया है कि n की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 128 है। तो ये सिस्टम भी है n इक्वल टू 128 सब चैनल्स। इफ टाइम लिमिटेड रेस्ड कोसाइन पल्सेस विद अल्फा इक्वल टू 1 आर यूज्ड, क्योंकि आपने यहाँ पर रेस्ड कोसाइन पल्सेस का प्रयोग किया है, तो आपकी जो रोल ऑफ फैक्टर की वैल्यू दी हुई है 1 दी हुई है, उसकी वजह से आपकी सिग्नल जो टाइम लिमिटेड हो गई है। और जैसे मैं बताया, सिंस आपकी सिस्टम जो टाइम लिमिटेड हो जाती है, तो आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाती है, क्योंकि अल्फा इक्वल टू 1 हो गया है, तो आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट वो बढ़ जाएगी। और उसके अलावा आपको ये भी दिया हुआ है कि टू एंश्योर मिनिमम पावर आउटसाइड सिग्नल बैंडविड्थ इज, और आपके जो गार्ड बैंड की वैल्यू है वो 0.1 भी डिवाइड 0.1 इंटू टोटल आपकी बैंडविड्थ जो रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली अगर आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करोगे, अगर हमने देखा है, अगर मैं पिछले स्लाइड में जहाँ नॉन ओवरलैपिंग सब कैरियर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो आपकी जिसमें नॉन ओवरलैपिंग सब कैरियर, तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि आपकी अल्फा की वैल्यू 1 दी हुई है और ईटा की वैल्यू 0.1 दी हुई है। ठीक है, व्हाट इज टोटल बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम। तो इसमें हमको पता करना है कि आपकी टोटल बैंडविड्थ कितनी है ये सिस्टम की। तो जैसे हमने देखा कि अब इसमें नॉन ओवरलैपिंग सब कैरियर्स है, क्योंकि आपके इसमें आपको मल्टी कैरियर कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स है, तो आपकी टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है बी और n इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस ई अपॉन टी एन। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें मुझे टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट की पता चल जाएगी। अगर मैं यही सिस्टम को ओवरलैपिंग सब कैरियर्स के माध्यम से डिनोट को, जहां आपकी सब कैरियर अपने एज्यूम कर रहे हो ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये अगर मैं इसको नॉन ओवरलैपिंग बोलता हूं, नॉन ओवरलैपिंग। सिमिलरली अगर मैं ओवरलैपिंग का एज्यूम करूं कि सब कैरियर ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और रिसीवर पे क्योंकि सब कैरियर की फ्रीक्वेंसी 1/Tn है, तो उसको मैं सेग्रीगेट कर सकता हूं। तो मैं अगर तो इसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगी, टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बी। तो इसमें अगर ओवरलैपिंग एज्यूम कर रहा हूं तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हो जाएगी n प्लस अल्फा प्लस ईटा एप्सिलॉन बाय Tn। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो विदाउट ओवरलैपिंग अगर आप देखोगे तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 1.344 मेगाहर्ट्ज है, वेरएस विथ ओवरलैपिंग आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ विदाउट ओवरलैपिंग केस है। तो यानी पहले केस में आपकी जो सिग्नल थी वो ओवरलैप नहीं कर रही थी, और इस दोनों के बीच में ईटा थी, ईटा की वैल्यू यहाँ पर 0.1 दी हुई है एज कम्पेयर टू, और जो टोटल बैंडविड्थ है इस केस में वो है B1 प्लस अल्फा प्लस ईटा अपॉन Tn। ईटा को कि ये ओवरलैप का रीजन को भी काउंट कर रहे हैं, वेरस अगर आपको सब कैरियर्स ओवरलैप कर, ये पहला केस है। सेकंड केस में अगर आपको सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं तो इसके केस में आपकी जो टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है B वो काफ़ी कम हो गई है एज कम्पेयर टू पहला केस जहां सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं कर रहे। तो हमने देखा मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस के भी दो वेरिएशन है, एक में जहां सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं, एक में सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। सब कैरियर जहां ओवरलैप नहीं कर रहे हैं उसमें आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सब कैरियर जहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज हम ये सब कैरियर की स्पेसिंग 1/Tn रखते हैं, हम इसे रिसीवर पे आराम से सेग्रीगेट कर लेंगे, आराम से इससे अलग अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड, जो हम आगे देखेंगे। तो यही मैंने इस स्लाइड में भी बताया है कि अगर आपके सब कैरियर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इसमें देखोगे 10 चैनल है, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये सिग्नल। अगर मैं ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ये नॉन ओवरलैपिंग केस है, ये ओवरलैपिंग केस है, ये नॉन ओवरलैपिंग सॉरी पहला वाला देखा यहां पर नॉन ओवरलैपिंग केस है, ये ओवरलैपिंग केस है। तो नॉन ओवरलैपिंग जैसे मैंने बताया वो हम जनरली इसे कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस कहते हैं, ओवरलैपिंग हम जनरली OFDM कहते हैं, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, क्योंकि हर एक सब कैरियर जो है ऑर्थोगोनल से है एक दूसरे से, और हर एक जो सब कैरियर स्पेसिंग है वो 1/Tn
TN है, और इसकी वजह से हम रिसीवर पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। और जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि अगर नॉन ओवरलैपिंग है तो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओवरलैपिंग केस में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ओवरलैपिंग केस में सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप इतनी बैंडविड्थ आराम से बचा सकते हो ओवरलैपिंग सब कैरियर केस में एज कम्पेयर टू नॉन ओवरलैपिंग केस में। तो ये ओवरलैपिंग केस को हम जनरली ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो अभी तक जब हमने देखा कि मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन में दो टाइप के केसेस हो सकते हैं, एक ओवरलैपिंग, एक नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग में आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ओवरलैपिंग में बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि सब कैरियर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। Compare the required bandwidth of a multi-carrier system with overlapping subchannels versus non-overlapping subchannels using the following parameters. Assume no guard bands for non-overlapping subchannels. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसमें आपको ये दर्शाएगा कि ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग में मेजर डिफरेंस कब आता है। तो यहाँ मैंने एज्यूम किया है जो आपकी ये है, उसमें जो गार्ड बैंड है वो 0 है, तो ईटा की वैल्यू 0 हो गई है। जनरली ये नहीं होता है, हर प्रैक्टिकल सिस्टम में कन्वेंशनल मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन में ईटा की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यहाँ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दर्शाया है कि जो गार्ड बैंड है दोनों मल्टी कैरियर सिस्टम्स के, दो मल्टी कैरियर सब कैरियर्स में वो 0 है। और इसमें मैंने ये भी बताया है कि जो TN की वैल्यू है आपकी वो 1/5 किलोहर्ट्ज है, और N की जो वैल्यू बताई है वो 256 है। और हमें दो वैल्यूज ऑफ रोल ऑफ फैक्टर के लिए निकालना है, अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा इक्वल टू 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। मैंने ये इसमें फिर से समराइज करूंगा मैं एग्जाम्पल को। आपकी जो गार्ड बैंड मैंने एज्यूम किया है दोनों मल्टी कैरियर सिस्टम में वो ईटा इक्वल टू 0 है, यानी कोई गार्ड बैंड नहीं है दोनों बड़े। ये प्रैक्टिकल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, बट एग्जाम्पल में मैंने बताया है। TN जो है, जो OFDM सिंबल ड्यूरेशन या मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन सिंबल ड्यूरेशन है 1/5 किलोहर्ट्ज है। नंबर ऑफ सबस्ट्रीम जो वैल्यू है 256 है, अल्फा की वैल्यू 2 ली हुई है, अल्फा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू 0 में अगर मैं देखूं फॉर नॉन ओवरलैपिंग केस, तो आपकी टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगी, n इंटू 1 प्लस अल्फा प्लस बाय TN। तो TN इसके अगर 256, n की वैल्यू जो है वो है 256 इंटू 1 प्लस अल्फा भी 0 है, ईटा भी 0 है, तो 1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय TN की वैल्यू 5 किलोहर्ट्ज है, तो 1/5 इंटू 10 टू पावर 3, तो ये हो जाएगी 256 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 3, तो 1 इंटू 256 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 3। ये नॉन ओवरलैपिंग केस में। अगर मैं अल्फा इक्वल टू 1 करूँ सेम नॉन ओवरलैपिंग केस में, तो n इंटू 1 प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन TN, यानी 250, मैं इसको डायरेक्टली दूंगा 2 इंटू 256 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 3। तो ये आ गया आपकी नॉन ओवरलैपिंग केस के लिए। ये इंटरेस्टिंग है। अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूँ, चलो मैं ओवरलैपिंग का एग्जांपल, अल्फा इक्वल टू 0। ओवरलैपिंग केस में ओके बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होती है, n प्लस अल्फा प्लस ये अपॉन TN। तो n फिर से 256 है इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 3। तो आप अगर इसमें देखोगे व्हेन अल्फा इक्वल टू 0 एंड ईटा इक्वल टू 0, आपकी जो ओवरलैपिंग की बात करूं तो ये नॉन ओवरलैपिंग केसेस है। ये ओवरलैपिंग केस है। तो अल्फा इक्वल टू 0 की बात करूं तो अगर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ओवरलैपिंग में आप देखोगे और नॉन ओवरलैपिंग में देखोगे तो सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आप गौर से देखिएगा। जब आपका रोल ऑफ फैक्टर 0 है और जब आपकी गार्ड बैंड की वैल्यू 0 है, तो नॉन ओवरलैपिंग केस और ओवरलैपिंग केस में टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सेम हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम्स में ये पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम्स में आपको या तो कुछ पल्स शेपिंग फिल्टर का प्रयोग करना ही पड़ेगा, या तो फिर आपको दोनों मल्टी कैरियर सिस्टम के बीच में गार्ड बैंड डालना ही पड़ेगा। इसलिए कन्वेंशनल मल्टी कैरियर सिस्टम्स में जहां ओवरलैप नहीं हो रहा है, अगर अल्फा की वैल्यू 0 है तो बैंडविड्थ भले दोनों में सेम हो जाए, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और सिमिलरली मैं अगर रोल ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 ले लूँ तो आपके ओवरलैपिंग केस में बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो जाएगी n प्लस 1
प्लस 0 अपॉन Tn यानी 257 इंटू 5 इंटू 10⁻3। तो अगर आप अल्फा इक्वल टू 1 का केस ले ओवरलैपिंग में और अल्फा इक्वल टू 1 का केस ले नॉन ओवरलैपिंग में, तो आप देखोगे नॉन ओवरलैपिंग में काफी ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे आपने अल्फा की वैल्यू 0 से 1 की, रोलो फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 कर दी ताकि आप सिग्नल को टाइम लिमिटेड कर रहे थे, उसकी वजह से आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। उसकी वजह से आपने जो देखा आपने नॉन ओवरलैपिंग केस में अचानक से बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गई एज कंपेयर टू ओवरलैपिंग केस में। तो ये एग्जांपल आपको दर्शाता है, जैसे हमने देखा कि ओवरलैपिंग केस इज द बेस्ट केस सिनारियो, क्योंकि ओवरलैपिंग केस में आपको अल्फा की वैल्यू कितनी भी, अगर आपने पल्स चेपिंग फिल्टर का भी प्रयोग किया है और गार्ड बैंड्स का भी प्रयोग किया है, तभी भी आपके सिस्टम में जो एडिशनल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ती नहीं है। लेकिन वही आपने अगर आप नॉन ओवरलैपिंग केस के बारे में देखो, जैसे आपने गार्ड बैंड का प्रयोग किया या तो आपने पल्स चेपिंग फिल्टर का प्रयोग किया, तो आपके बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट अचानक से बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से ओवरलैपिंग जो सब कह रहे हैं वो काफी स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है एज कंपेयर टू नॉन ओवरलैपिंग केस। इसलिए हम आगे जाके सिर्फ ओवरलैपिंग केस पे ही ध्यान देंगे, जिसे हम जनरली ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी बताया है। तो जैसे फॉर अल्फा इक्वल टू 0 फॉर नॉन विदाउट ओवरलैपिंग जो ये है तो आपकी 1280 है, और फॉर अल्फा इक्वल टू 1 जो रिक्वायरमेंट होगी 2560 हो जाएगी। वही सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें विद ओवरलैपिंग में, जैसे मैंने बताया ये सेम रहेगी फॉर अल्फा इक्वल टू 0, लेकिन अल्फा इक्वल टू 1 में डिफरेंस देखो आप, विदाउट ओवरलैपिंग यानी ये नॉन ओवरलैपिंग केस में और ये ओवरलैपिंग केस में, तो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली हाफ हो गई है ओवरलैपिंग केस में कंपेयर टू नॉन, जैसे आपने अल्फा की वैल्यू 1 की है। तो ये सेम एग्जांपल हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे आपने ये फर्स्ट वाला जो ये केसेस है ये नॉन ओवरलैपिंग है, जो राइट हैंड साइड में केसेस नॉन ओवरलैपिंग सब कैरियर्स का है, और ये ओवरलैपिंग सब कैरियर्स। जैसे आपने सब कैरियर्स को ओवरलैप किया है तो आपकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है ऑटोमेटिकली कम हो रही है एज कंपेयर टू नॉन ओवरलैपिंग केस। नॉन ओवरलैपिंग केस में आपको समझिए आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट 2 थी एक सब कैरियर के लिए, दोनों में सेम है। जैसे आपने दो सब कैरियर का प्रयोग किया तो इसमें बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट 4 हो गई है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ हर एक सब कैरियर के जो बैंडविड्थ है 1 हर्ट्ज है, यहाँ पर बस 3, तो आपको 1 हर्ट्ज का बेनिफिट हो गया ओवरलैपिंग में। जहाँ आपने 3 सब कैरियर का प्रयोग किया तो आपकी जो गार्ड बैंड एज्यूम कर रहा हूँ 0 है, तो आपको टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट 6 पड़ेगी नॉन ओवरलैपिंग में। अगर एज्यूम कर रहा हूँ हर एक बैंडविड्थ की जो वैल्यू है 2 है, इसकी अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 हर्ट्ज है, ये एफ है फ्रीक्वेंसी एक्सेस में 2 हर्ट्ज है। सिमिलरली जैसे मैंने 3 सब कैरियर का प्रयोग किया तो ओवरलैपिंग केस में आपको टोटल बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 हर्ट्ज पड़ेगी, वेयर एज नॉन ओवरलैपिंग केस में 6 हर्ट्ज, यानी 25% की वृद्धि हो गई है नॉन ओवरलैपिंग में एज कंपेयर टू ओवरलैपिंग केस में। इसलिए ओवरलैपिंग सब कैरियर्स बहुत स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है एज कंपेयर टू नॉन ओवरलैपिंग केस, और इस ओवरलैपिंग सब कैरियर्स केस को ही हम जनरली ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के माध्यम से जानते हैं। तो अब पढ़ते हैं मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस एंड OFDM। OFDM जैसे मैंने बताया ये ओवरलैपिंग केस है जहां पर आपके सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं और सब कैरियर जो स्पेसिंग है वो 1/Tn है। अब मैं प्रूफ करूंगा कि अगर मैंने सब कैरियर स्पेसिंग 1/Tn लिया है तो ये सब कैरियर्स जो होते हैं मल्टी कैरियर स्ट्रीम्स के सब कैरियर्स होते हैं, सब स्ट्रीम्स जैसे हम कहते हैं, सब चैनल्स भी बोलते हैं, वो ऑर्थोगोनल हो जाते हैं जैसे मैंने सब कैरियर स्पेसिंग 1/Tn लिया। जैसे मैंने बताया वी कैन इंप्रूव द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन बाय ओवरलैपिंग द सब चैनल्स और सब कैरियर। जैसे मैंने बताया सब कैरियर में स्टिल भी ऑर्थोगोनल, सब कैरियर उसको ऑर्थोगोनल फिर भी करना पड़ेगा ताकि रिसीवर पे आराम से सेग्रीगेट हो जाए, इवन दो दे आर ओवरलैपिंग इन द ट्रांसमीटर। अगर मैं उसको सब कैरियर्स को ऑर्थोगोनल बना दूं ताकि फिर वो रिसीवर पर आराम से सेग्रीगेट हम उससे कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल यानी अब ऑर्थोगोनल डेफिनेशन में डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। ऑर्थोगोनल का मतलब ये होता है कि एक टाइम पीरियड में अगर मैंने कोई टाइम पीरियड लिया, समझो t है और S1t है और S2t है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी दोनों की वैल्यू एक टाइम पीरियड में मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगी। और एज लॉन्ग एज S1t इक्वल टू S2t देन इसकी वैल्यू कुछ होगी। अगर S1t और S2t की वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हो एक टाइम पीरियड में, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो ऑर्थोगोनल सिस्टम है। ये सेम एग्जांपल आप कोसाइन साइन में भी ले सकते हो। अगर साइन से कोसाइन को मैंने मल्टीप्लाई किया एक टाइम पीरियड में तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू 0 की पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ दोनों को कैंसिल कर लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ cos f1t इंटू cos 2f1t, वो भी एक ऑर्थोगोनल सिग्नल के माध्यम से हम जान सकते हैं। द मोटिवेशन इज टू सिलेक्ट, जैसे मैंने बताया, सब कैरियर स्पेसिंग सच दैट आपकी जो डेल्टा एफ है
जो आपकी दो सब कैरियर के बीच में स्पेसिंग है, जैसे F0 इंटू F1 माइनस F0 वो डेल्टा एफ है, और डेल्टा एफ है, और डेल्टा एफ की जो वैल्यू है 1/Tn है। Tn जो है वो OFDM सिंबल ड्यूरेशन है या मल्टी कैरियर सिस्टम सिंबल ड्यूरेशन, क्योंकि OFDM भी एक मल्टी कैरियर सिस्टम ही है। अगर Tn एक OFDM सिंबल ड्यूरेशन है जो हमने पहले भी देख चुका है, TM एक मल्टी कैरियर स्ट्रीम जो आपकी जनरेट हो रही है, और हर एक मल्टी कैरियर स्ट्रीम का जो सिंबल ड्यूरेशन है उससे हम Tn से डिनोट कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज आपकी जो सब कैरियर स्पेसिंग है वो 1/Tn है, तो आपकी जो सब कैरियर्स है वो ऑर्थोगोनल होगी। तो सब कैरियर्स जैसे मैंने बताया k इक्वल टू 0 1 2, जैसे मैंने k की वैल्यू अगर 0 रखी है तो पहली सब कैरियर आपकी F0 पे होगी, फिर F0 प्लस 1 बट 1/Tn, फिर F0 प्लस 2/Tn, सब में ये जनरेट होगी ऐसे, और ये ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शंस बन जाएगी 0 से Tn के ड्यूरेशन में। तो 0 से Tn के बारे में हम आगे और विस्तार में पढ़ेंगे। तो ये ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शंस बन जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगी, हर एक सब कैरियर दूसरे सब कैरियर से ऑर्थोगोनल होगी। फिर भी अगर वो ओवरलैप भी कर रही हैं फिर भी एक दूसरे से वो ऑर्थोगोनल होगी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग रिक्वायर्ड टू एन ऑर्थोगोनल सिंबल ड्यूरेशन इज 1/Tn। ये मिनिमम स्पेसिंग है, इससे कम अगर आपने स्पेसिंग रखा दोनों सब कैरियर के बीच में तो सब कैरियर ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। तो हमने इसका एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखा था जब हमने पढ़ा था ये एग्जाम्पल, जैसे ये दोनों सब कैरियर F0 और F1 दोनों के बीच स्पेसिंग 1/Tn होनी ही चाहिए। अगर ये इससे कम है तो F1 माइनस F0 इफ इज लेस देन 1/Tn, तो F1 और F0 ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग है दोनों सब कैरियर्स को ऑर्थोगोनल बनाने के लिए। एज लॉन्ग एज दिस फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग इज 1/Tn, हम रिसीवर पे इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो ये मैं मैथमेटिकली प्रूफ भी करूंगा अभी। तो जैसे मैंने बताया ये मैथमेटिकली मैं प्रूफ भी करूंगा। प्रूफ समझिए, आपको रिसीवर जैसे मैंने बताया x ऑफ टी कोई आपने ट्रांसमिट किया और कोई चैनल का इम्पैक्ट नहीं, फॉर टाइम बिंग आई एम अज्यूमिंग कि आपका चैनल का इम्पैक्ट भी नहीं, नॉइज का इम्पैक्ट भी नहीं है, फेज ऑफसेट भी नहीं है, सब कुछ आइडियल है, परफेक्ट है। तो आपने ट्रांसमिट किया x ऑफ टी मल्टी कैरियर सिग्नल, आपने रिसीवर पे x ऑफ टी रिसीव किया है, क्योंकि मल्टी कैरियर सिग्नल ट्रांसमिट किया तो n पैरेलल मल्टी स्ट्रीम्स थे, और हर एक स्ट्रीम के जो, जैसे मैंने बताया, हर एक स्ट्रीम की जो फ्रिक्वेंसी है FC प्लस k डेल्टा f है। अगर k की वैल्यू 0 लूँगा तो पहले स्ट्रीम हो जाएगी FC, सेकेंड स्ट्रीम हो जाएगी FC प्लस डेल्टा f, सेकेंड स्ट्रीम हो जाएगी FC प्लस 2 डेल्टा f, थर्ड स्ट्रीम हो जाएगी FC प्लस 3 डेल्टा f। अब मैं दिखाऊंगा अगर मैंने डेल्टा f की वैल्यू 1/Tn ली है तो हर एक स्ट्रीम को मैं रिसीवर पे आराम से सेग्रीगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझिए मेरे को रिसीवर पे ith डिजायर्ड सिंबल चाहिए, तो मैं इसको रिसीवर पे ऑब्वियसली बात है इससे मल्टीप्लाई करूंगा डाउन कन्वर्ट करने के लिए। तो x ऑफ टी मैंने ट्रांसमिट किया, x ऑफ टी मैंने रिसीव भी किया, कोई चैनल इंपैक्ट कुछ भी नहीं है, तो x ऑफ टी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं इसको इसी फ्रिक्वेंसी में मेरे को ith सिंबल चाहिए, तो मैं इसी ऑब्वियसली बात है इसी फ्रिक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये डाउन कन्वर्ट हो जाए, और फिर इसे इंटीग्रेट करूंगा 0 से Tn में, क्योंकि हर एक मल्टी कैरियर सिंबल की ड्यूरेशन जो होती है वो Tn होती है। तो एक सिंबल ड्यूरेशन पे मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली मैनिपुलेट करूंगा कि ये नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है 1/Tn, क्योंकि मैं इसको सम कर रहा हूँ 0 से Tn, सो 1/Tn एक नॉर्मलाइजेशन फंक्शन है। तो x ऑफ टी जो मैंने ट्रांसमिट किया है मल्टीप्लाइड बाई e⁻j2π fc प्लस i डेल्टा f, तो मैंने ट्रांसमिट किया था fc प्लस k डेल्टा f, क्योंकि मुझे ith सिंबल चाहिए, आउट ऑफ n मुझे सिर्फ ith सिंबल चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है मैं fc प्लस i डेल्टा f से इसे मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ith सिंबल डाउन कन्वर्ट उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी में मैं कर सकूं। तो मैं x ऑफ टी की जो वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है 7.3 में, वो x ऑफ टी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x ऑफ टी की वैल्यू जब जैसे मैंने सब्स्टिट्यूट की तो ये वैल्यू मिल जाएगी, ये मुझे यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने 7.3 के जो इक्वेशन है उसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है। 7.3 में क्या था, समेशन ऑफ जो ये वैल्यू है ये, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने के बाद मुझे ये वैल्यू मिल जाए, एक्सपोनेंशियल है तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी। एक्स ऑफ टी को मैंने यहाँ से 7.3 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, एक्स ऑफ के ये 0.tn का इंटीग्रेशन यहीं पर यहाँ आ गया, और जो सिंस एक्सपोनेंशियल दो एक्सपोनेंशियल थे, पहला एक्सपोनेंशियल था आपका e⁻j2π fc k डेल्टा f, सेकंड एक्सपोनेंशियल था e⁻j2π fc प्लस i डेल्टा है, तो ये आ जाएगा k माइनस i डेल्टा f t। ठीक है, और नाउ मैंने अगर इसको डेल्टा f को
1 अपॉन, मैंने एज्यूम किया डेल्टा एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी एन, अगर मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ पर ये आ जाएगी टी अपॉन डेल्टा टी एन। और आप अगर गौर से देखोगे ये एक्सप्रेशन है वो 1, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप गौर से देखिएगा। ये एक्सप्रेशन 1 तभी हो सकता है, जो सेकंड एक्सप्रेशन 0 टू टी एन, जब आपकी वैल्यू k इक्वल टू आई होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी वैल्यू k इक्वल टू आई होगी, ये एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 1। फिर आप इसको अगर समेशन लोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी x ऑफ k। तो आपने अगर आपको ये वैल्यू चाहिए थी, सॉरी यहाँ पर x ऑफ k नहीं होगा, यहाँ पर x ऑफ i होगा, यहाँ x ऑफ k नहीं होगा, यहाँ पर x ऑफ i हो जाएगा। जैसे आपकी वैल्यू k इक्वल टू आई होगी तो आपकी वैल्यू x इक्वल टू आई हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी कोई और सब कैरियर होता है, समझिए आपने आयत आपको डिकोड करना था, कोई और सब कैरियर अगर k नॉट इक्वल टू आई है, तो यानी आपकी कोई और सब कैरियर में अगर आपको डिकोड करना, आपको आई एच चाहिए था, कोई और सब कैरियर का इंपैक्ट इस पर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो हो जाएगा k इक्वल टू नॉट इक्वल टू आई, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी आपकी जो रिसीवर पे होगी वो 0 होगी। इसका मतलब ये है, बहुत ही सिंपल कंक्लूजन है इसका। अगर आपने पैरेलल सबस्ट्रीम ट्रांसमिट किया है जिसमें n सब कैरियर्स है, अगर आपको ith सब कैरियर डिकोड करना है, डिमॉडुलेट करना है, तो एज लॉन्ग एज आप उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ith सब कैरियर से मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग 1 अपॉन tn रखोगे, तब व्हेन k इक्वल टू y तब आपकी वैल्यू 1 होगी। अगर k इज नॉट इक्वल टू y, अगर आपकी वो सब कैरियर, वो सेम सब कैरियर जो आपको डिकोड करना वो नहीं है, तो उसमें कोई कैरियर इंटरफेरेंस नहीं होगा, इवन दो सब कैरियर्स आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर, फिर भी आप इसमें कोई इंटरसिंबल इंटरफेरेंस नहीं होगी। आप k सब कैरियर पे आपकी ith सब कैरियर पे कोई और सब कैरियर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू ये 0 हो जाती है। कि ये वैल्यू x इक्वल टू आई तभी होगी जब k इक्वल टू आई होगी, अगर k इक्वल टू आई नहीं है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इसकी ये आपको दर्शाता है कि हर एक सब कैरियर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, क्योंकि आपने सब कैरियर स्पेसिंग जो ली है डेल्टा एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी एन है। जहां आपने 1 अपॉन टी एन यहाँ सब्सटीट्यूट किया है, डेल्टा एफ इक्वल टू 1 अपॉन टी एन यहाँ पर, जैसे आपकी k इक्वल टू आई नहीं होगी तो आपकी और कोई सब कैरियर पे कोई वैल्यू नहीं होगी। ये हम पिक्टोरियल भी देखेंगे, ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि हर एक सब कैरियर एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है, एज लॉन्ग एज फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग जो मैं सब कैरियर ले रहा हूँ वो 1 अपॉन टी एन है। तो ये बेसिकली ये प्रूफ दिखलाता है। सॉरी, तो ये सेम मैंने यहाँ पर दर्शाया है कि जैसे आप देखोगे, आपने बिट स्ट्रीम ट्रांसमिट, हम OFDM ट्रांसमीटर रिसीवर की बात कर रहे हैं। जैसे आपने बिट स्ट्रीम भेजा, एक आपने मॉडुलेट किया क्वैम या MSK या कोई भी MSK बोल रहा हूँ, फेज शिफ्ट किंग या तो क्वैम से, फिर आपने सीरियल टू पैरेलल कन्वर्ट किया, फिर आपने F0 जो है वो इस तरह से एलोकेट किया हर एक सब कैरियर की, ताकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है 1 अपॉन टी एन, सेकेंड सब कैरियर 2 अपॉन टी एन, थर्ड सब कैरियर 3 अपॉन टी एन। तो आप देखोगे जो F0 है 1 अपॉन टी एन है, सेकंड सब कैरियर जो स्पेसिंग है वो 2 अपॉन टी एन, थर्ड सब कैरियर 3 अपॉन टी एन है, फोर्थ सब कैरियर 4 अपॉन टी एन। इस तरह से आपने सब कैरियर्स एलोकेट किए हैं। फिर आपने सबको सम कर दिया है, जो समेशन जिसे मैंने बताया था, ये x ऑफ k e टू पावर j 2 पाई fc प्लस i अपॉन टी एन इंटू टी। ये जैसे मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पर भी दर्शाया है, एक्स के ई टू पावर जे 2 पाई एफ सी प्लस के डेल्टा एफ प्लस इंटू टी। नाउ के डेल्टा एफ की जगह मैंने 1 अपॉन टी एन से डिनोट कर दिया है, तो सेम एक्सप्रेशन मैंने वहाँ पर लिया। तो ये आपने पूरा सम कर दिया, ये एक्स ऑफ के यहाँ पर भेजा, ये एक्स ऑफ के नथिंग बट OFDM सबमिटेड, ये एक्स ऑफ टी अगर मैं डिनोट कर दूँ इसको, तो एक्स ऑफ टी इज नथिंग बट द सबमिटेड वर्जन ऑफ ऑल दिस सब कैरियर। ये मैंने ट्रांसमिट किया रिसीवर, फिर मैं वही करूँगा F0, F1, F2 सबको अलग अलग फ्रिक्वेंसी सेग्रीगेट करूँगा, फिर इसको 0 से TN में इंटीग्रेट करूँगा, जहाँ मैंने जैसे मैंने यहाँ पर किया है 0 से TN में इंटीग्रेट करूँगा, जो मैंने लिखा ना यहाँ पर 0 से TN में इंटीग्रेट करूँगा, 0 से TN हर एक सब कैरियर को इंटीग्रेट करूँगा, ताकि मेरे को हर एक सब कैरियर का कंट्रीब्यूशन मिल जाए। आप इसमें इसका मतलब ये 0 से TN से इंटीग्रेट करने का मतलब ये, और स्पेसिंग मतलब ये है कि y0 जो मैं कर रहा हूँ, y0 पे y1 का कोई इंपैक्ट नहीं होगा, y1 पे और कोई सब कैरियर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, अगर सब कुछ आइडियल रहा तो
तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अगर आपके चैनल में कोई डिस्टॉर्शंस नहीं है, चैनल की वजह से या तो फेज में कोई ऑफसेट नहीं है, कुछ उसकी वजह से ऑर्थोगोनैलिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, तो एज लॉन्ग एज मैं सब कैरियर स्पेसिंग अगर 1/TN लेता हूँ तो रिसीवर पे भी हर एक सब कैरियर का आप आराम से उसको सेग्रीगेट कर सकते हो बिना कोई इंटर कैरियर इंटरफ्रेंस के। यानी मल्टी कैरियर स्ट्रीम्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी, इवन दो दे आर ओवरलैपिंग, एज लॉन्ग एज मैं उनका सब कैरियर स्पेसिंग जो ले रहा हूँ 1/TN ले रहा हूँ। डेल्टा एफ की वैल्यू अगर मैं 1/TN ले रहा हूँ तो रिसीवर पे कोई एक सब कैरियर दूसरे सब कैरियर के साथ इंटरफेरेंस नहीं होगा, इवन दो दे आर ओवरलैपिंग। उसका फिर मैं को डीमैप करूंगा और पिच सिस्टम को जनरेट कर दूंगा। तो ये बहुत सिंपल, जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्रेशन दिखाया था मैथमेटिकली, वो मैंने पिक्टोरियली यहाँ पर दिखाया कि मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ x ऑफ t, और उसको फिर मैं रिसीवर पे ले रहा हूँ TN जो OFDM सिंबल ड्यूरेशन रिसीवर है, फिर उसमें इंटीग्रेट कर रहा हूँ 0 से TN में और x को सेग्रीगेट कर रहा हूँ। अगर कोई डिस्टॉर्शंस नहीं रहेगा तो y ऑफ k शुड बी इक्वल टू x ऑफ k। जो मैंने x ऑफ k यहाँ ट्रांसमिट किया, y ऑफ k जो यहाँ रिसीव हो रही है, मैं आराम से उसे रिसीव कर सकता हूँ बिना कोई डिस्टॉर्शन के। तो अब देखते हैं ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। दो ये ओवरलैपिंग मल्टी कैरियर सब कैरियर जैसे मैंने बताया, ये काफ़ी फेमस मॉड्यूलेशन स्कीम है, ये बहुत जगह उसका उपयोग होता है। आप वाईफाई की बात करें, A, G, J, N, AC, AX, B जो नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई, जैसे वाईफाई 6 और वाईफाई 7, B जो स्टैंडर्ड है वाईफाई 7 स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, सब में OFDM का ही प्रयोग किया गया है। तो OFDM एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पॉपुलर मॉड्यूलेशन स्कीम है। उसका रीजनिंग हमने देख लिया कि उसमें सब कैरियर्स ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें कोई आप इंटरसिंबल इंटरफ्रेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप पैरेलल बिट स्ट्रीम जनरेट कर रहे हो और ये स्पेक्ट्रली एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मल्टी कैरियर स्ट्रीम्स। इसकी वजह से इसका प्रयोग बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में किया जाता है। जैसे वायरलेस लैन की बात करें, अल्ट्रा वाइड बैंड की बात करें, वाईमैक्स की बात करें, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एक्सेस नेटवर्क, वायरलेस ब्रॉडबैंड की बात करें, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स की बात करें, मोबाइल ब्रॉडबैंड की बात करें, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें, डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट की बात करें, डिजिटल मीडिया ब्रॉडकास्ट की बात करें, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, फिर फ्लैश OFDM सिस्टम्स की बात करें, जो 3GPP यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोनिक सिस्टम, 3GPP LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, जिसे हम 4G स्टैंडर्ड के माध्यम से भी जानते हैं, LTE एडवांस लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस, और डाउनलिंक 4G LTE और 5G सिस्टम्स में भी OFDM का ही प्रयोग किया गया है एज अ मॉड्यूलेशन स्कीम। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि जैसे 4G में सिर्फ डाउनलिंक में OFDM का प्रयोग किया जाता था, अपलिंक में जनरली सिंगल कैरियर FDMA का प्रयोग किया गया था। 5G में दोनों में, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों में OFDM का प्रयोग किया गया। OFDM भी है अपलिंक में और SC-FDMA भी है अपलिंक में। वैसे 4G की अगर बात करें, 4G में सिर्फ डाउनलिंक में OFDM था, अपलिंक में हमसे सिंगल कैरियर FDMA सिस्टम बोलते हैं वो था। 5G में डाउनलिंक और अपलिंक दोनों में OFDMA का प्रयोग किया गया है, और OFDMA के अलावा अपलिंक में SC-FDMA भी है 5G में। तो OFDMA काफ़ी पॉपुलर है, 5G में भी है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद वायरलाइन कम्युनिकेशन में भी असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, प्लेन ओल्ड टेलीफोनिक सिस्टम, कॉपर वायर, सब में बेसिकली वायरलाइन कम्युनिकेशन में भी OFDM का काफ़ी हद तक प्रयोग किया जा रहा है। पावर लाइन कम्युनिकेशन की बात करें या लाईफाई के भी नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, सब में जनरली OFDM का प्रयोग किया गया है या तो होने वाला है। तो जरा अगर हिस्ट्री की बात करें OFDM की, तो आइडिया कोई बहुत मतलब नया आइडिया नहीं है, इसकी रीजनिंग भी है। ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, बहुत 1960s में जनरली हाई फ्रीक्वेंसी मिलिट्री सिस्टम से पहले प्रयोग किया गया था इसका। कुछ सिस्टम से जैसे मैंने बताया यहाँ पर किनिप्लेक्स, एनडेफ और कैथरीन सिस्टम्स में OFDM का प्रयोग किया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में इसका उपयोग ज़्यादा किया गया। उसका रीजनिंग हम जनरली नेक्स्ट लेक्चर में और गौर से देखेंगे, बट इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि पहले अगर आप गौर फरमाओगे मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशंस में अगर आपको इंप्लीमेंट करना है तो आपको बैंक ऑफ फिल्टर्स की जरूरत पड़ती थी, बैंक ऑफ मॉड्यूलेटर्स और डीमॉड्यूलेटर्स की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि आपके n पैरेलल सबस्ट्रीम्स है, तो आपको n पैरेलल सबस्ट्रीम्स को मॉड्यूलेट करना है या अप कन्वर्ट करना है और फिर को डाउन कन्वर्ट करना है एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी में, तो वो सिंपल नहीं था। नाउ बिकॉज ऑफ DFT ना डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे इन्वर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म या डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म की वजह से ये आसानी से आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसकी वजह से 1990s से OFDM का काफ़ी हद तक ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो जैसे कि अगर मैं थोड़ा माइलस्टोन्स की बात करूं, तो पहला फर्स्ट OFDM प्रपोज बाय चैंग फॉर डिस्कर्सिव
फेडिंग चैनल 1970s से 1960s में भी इसका प्रयोग किया गया था हाई फ्रिक्वेंसी चैनल्स में। 1970s में कुछ जगह पे भी इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑर्थोगोनल क्लैम्प फॉर सब कैरियर्स, यूएस पेटेंट ऑन ओएफडीएम इशूड, वाइंस्टाइन एबर्ट अप्लाइड डीएफटी टू ओएफडीएम। डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स 1970s में अप्लाई किया था, बट डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म्स इतना आसान नहीं था इम्प्लीमेंट करने के लिए। IFFT एंड FFT एल्गोरिथम जो आजकल बहुत आसानी से आप DFT और IDFT को इम्प्लीमेंट करने के लिए उपयोग करते हैं, और स्मॉल चिपसेट्स में भी आप इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 1980s में देखो हिरासाकी डिजाइन्ड सब चैनल बेसिक इक्वलाइजर फॉर ऑर्थोगोनल मल्टीप्लेक्स क्लैम्प सिग्नलिंग, इन्वेस्टिगेटेड द फिजिबिलिटी ऑफ OFDM इन मोबाइल कम्युनिकेशन। 1990s में देखोगे OFDM फॉर डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग, जिसे मैंने DVP डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट या डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट में इसका प्रयोग किया करने लग गया। जैसे डिजिटल ऑडियो ETSI DAB स्टैंडर्ड, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्ट में भी OFDM बेस्ड फर्स्ट डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में प्रयोग किया गया। फिर यूरोपियन टेलीकॉम स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड यूरोपियन टेलीकॉम स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट में डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट टेरेस्ट्रियल में इसका प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और वेरी हाई स्पीड डिजिटल लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वेरी हाई स्पीड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और ECTS सब में इसका उपयोग किया गया है। फिर आप जैसे मैंने बताया वाईफाई में इसका काफ़ी हद तक उपयोग है, वो 2000 में हुआ है। 2010 से इसका उपयोग और जैसे 4G स्टैंडर्ड की बात करें, लाईफाई की बात करें, LTE एडवांसमेंट, डाउनलिंक की बात करें, मल्टीपल एंटीनास, इन्हांसमेंट ऑफ LTE, मैसिव माइमो की बात करें, सब में OFDM का प्रयोग किया गया है। और 2020 के आगे इसका 5G में बात करें या इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन स्टैंडर्ड्स की बात करें, 802.11ax, वाईफाई 6 की बात करें, सब में OFDM का प्रयोग किया जा रहा है। तो OFDM एक ऐसी मॉड्यूलेशन स्कीम है जहां जो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूलेशन स्कीम है जो मैंने बताया अभी तक, और काफ़ी स्टैंडर्ड्स में, अपकमिंग स्टैंडर्ड्स का उपयोग किया जा रहा है। और सेम मैंने जो लास्ट स्लाइड में बताया उसी का एक पिक्टोरियल स्लाइड पे भी है कि कैसे कैसे OFDM का इवोल्यूशन हुआ 1970s से लेके 2020 तक। अभी हम जैसे 5th जनरेशन सेलुलर स्टैंडर्ड है, वहाँ पर भी OFDM का काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है। और नेक्स्ट जनरेशन वाईफाई 7 की बात करें, 802.11be है, उसमें भी OFDM का ही प्रयोग किया गया है। या नेक्स्ट जनरेशन वेहिकुलर वाईफाई की बात करें जिसमें 802.11bd, उसमें भी OFDM का ही प्रयोग किया गया है। और OFDM जैसे मैंने बताया एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन स्कीम है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी, इसमें और क्या क्या फीचर्स है, हम इसे DFT और IDFT के माध्यम से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।